हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के सेशन हमारे फिलिप्स का पार्ट 3 है। आज के सेशन मैंने इंपोर्टेंट क्वेरी सेट की जैसे स्टेनोग्राफर, सीएचएसएस, सीपीओ, सीजीएल और बैंक पीओ के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इससे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेरी। तो आज के दिन की हमारी फर्स्ट क्वेरी है, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट होता है तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सत्यता को प्रकट करते हैं, इसलिए दोनों ही क्लोज जो होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं दोस्तों कि अगर आप 2 और 2 जोड़ोगे तो तुम्हें 4 मिलेंगे, तो ये हकीकत है कि 2 और 2 जोड़ के तो 4 ही मिलते हैं। दूसरी कंडीशन अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप पानी में तेल उड़ेलोगे तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा, तो ये भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ से ली गई है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, दूसरे सेंटेंस की बात करूं, तो दूसरा सेंटेंस होता है हमारा एवरी एक्शन हैज रिएक्शन का, यानी जिसमें एक्शन जो होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो हमारा सिंपल फ्यूचर में होता है, यानी विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कोई और भी मॉडल हमारी आ सकती है, वो कंडीशन कहलाती है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की। जैसे मैं बोलूं तो अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो कंडीशन होती है हमारी एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की। अगर दोस्तों मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं तो तीसरी कंडीशन हमारी होती है अनरियल प्रेजेंट की। अनरियल प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें जो हमारा एक्शन होता है वो दोस्तों सिंपल पास्ट में होता है या फिर वर्ब टू बी में होता है। अगर एक्शन हमारा वर्ब टू बी में होता है तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या आता है हमारा वर आता है, और कोमे के बाद वाले सेंटेंस में हम वुड, कुड या माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश को विकसित कर देता, या मैं बोलता काश मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता हुआ होता। तो ये कंडीशन थी हमारी वर्ब टू बी की, ठीक। अगर मैं सेंटेंस के हिसाब से यूज करूं तो अगर मैं इस तरह से बोलता काश मेरे पास मेरा कलम होता तो मैं तुम्हें पत्र लिखता हुआ होता, तो ये कंडीशन हमारी सिंपल पास्ट की होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा अनरियल प्रेजेंट को दिखा रहा है, यानी इमेजिनरी को शो कर रहा है, ठीक है, विशेष को शो कर रहा है जो पूरी ना हो सके, यानी ऐसी इच्छाओं को इंडिकेट कर रहा है जो वर्तमान में पूरी ना हो सके, ओके। इसके साथ साथ अगर मैं चौथी कंडीशन की बात करूं दोस्तों तो वो कहलाती है हमारी अनरियल पास्ट की। ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें एक्शन जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है और रिएक्शन जो होता है वो वुड हैव या कुड हैव या फिर माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो ऐसी कंडीशन यानी ऐसे एक्शंस जो भूतकाल में किए तो गए थे परंतु वो पूर्णतः नहीं किए गए थे, जो वर्तमान में तकलीफ पैदा करते हैं, तो दोस्तों वो कंडीशन हमारी कहलाती है अनरियल पास्ट की, ठीक है। और उसके हिसाब से अब हम सेट करेंगे कि हमारा कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा फैक्ट दिया गया दोस्तों। जैसे कि मैं साफ साफ दिख रहा है कि व्हेन के पहले हमारा सिंपल फ्यूचर आया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब व्हेन, इफ से पहले हमारा सिंपल फ्यूचर आता है तो ऐसी कंडीशन में व्हेन के बाद या इफ के बाद कौन सा सेंटेंस आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि ये कंडीशन कहलाती है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की, ठीक है। क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो सिंपल फ्यूचर में, तो एक्शन कायम होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही सेट हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे फैक्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की तो ए ऑप्शन में हमारा देखो सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या में दे रखा है सिंगुलर फॉर्म में। द थंडर स्टॉर्म क्या है सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब कैसा है सिंगुलर, और स्टॉप से हमारा B5 और हम जानते हैं कि B5 जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ये सिंपल पास्ट है और कभी भी फ्यूचर सिंपल पास्ट को शो नहीं करता है, तो इससे हमारा बी ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन में हम वुड स्टॉप नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कंडीशन हमारी अनरियल प्रेजेंट की होती है और यहाँ कंडीशन किसकी दिखा रखी है एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की, ठीक है। और हम अच्छी तरह से जानते भी हैं कि कुछ कंजक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिसके बाद हम किसी भी स्थिति में कभी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन से कंजक्शन होते हैं दोस्तों वो, जैसे इफ नॉट, व्हेन, unless, until, as long as soon as या फिर supposing, ये ऐसे कंजक्शन होते हैं कि इनके बाद किसी भी स्थिति में किसी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा वैसे भी कर जाएगा।
अगर दोस्तों मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन हमारा इसलिए कट रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा विल स्टॉप दे रखा है, यानी फ्यूचर दे रखा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इफ या व्हेन के बाद कभी भी किसी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता, यानी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं होता। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि विल क्या है या मॉडल है, तो हमारा चौथा ऑप्शन निकल जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है सेकेंड क्वेरी, व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डैश। तो इसमें दो खाली स्थान दे रखे हैं, हमारे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और हमें देखना है कि दोस्तों इसके फैक्ट क्या होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो या तो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का, या फिर काय का होता है दोस्तों, एब्जेक्शन हेजिटेशन का। ये इसके साथ साथ कंडीशन पास्ट की होती है। तो जब कभी भी व्हेन के बाद सिंपल पास्ट दिया होता है तो कोमे के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, जो क्लोज होता है दोस्तों, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है या फिर सिंपल पास्ट में हो सकता है जनरली, ठीक है। तो जनरली जो होता है वो हमारा टाइम होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में या फिर सिंपल पास्ट में, ठीक। अब हम फैक्ट की बात करें तो ऑप्शन उठा लेंगे। जैसे अगर पहले पार्ट की बात करें तो व्हेन के बाद क्या लिखा होगा कि डॉक्टर और फिर उसके बाद कोमा है, तो वर्ब देखेंगे हम V2 आनी चाहिए क्योंकि अगर पास्ट की बात चल रही है तो, ठीक। तो पहले वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो अराइव्ड मतलब V2 बिल्कुल सही रखा हुई है, ठीक है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी ऐसी एडवर्ब होती है, यानी रिसेंटली, ऑलरेडी या जस्ट, ये ऐसी एडवर्ब्स होती हैं कि अपने साथ कौन सी फॉर्म को लेती हैं, थर्ड फॉर्म को लेती हैं, यानी हम कह सकते हैं सिंपली परफेक्ट में यूज होती है। परंतु हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि वॉज के बाद या तो चौथी फॉर्म आती है या फिर तीसरी आती है। जब तीसरी फॉर्म आती है तो वो पैसिव की कहलाती है, ठीक है। तो या तो हम पैसिव, फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले में तो V2 आएगा, क्लियर है, क्योंकि व्हेन के बाद क्या आता है, हमारा सिंपल पास्ट आता है। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें तो देखो वॉज आया और वॉज के बाद क्या आनी चाहिए, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर चौथी फॉर्म। तो हम मिला लेते हैं ये ऑप्शन पे। ऑप्शन में पहला हमारा V2 बिल्कुल सही रखा हुआ है और दूसरे में डाई की थर्ड फॉर्म हमारी डाइड होती है, ये भी सही रखा हुआ है। तो अभी तक 90% हम ए ऑप्शन को मान रहे हैं, बाकी हम बी ऑप्शन पे चलते हैं। अगर बी ऑप्शन की बात करूं तो अराइव तो सही रखा हुआ है, लेकिन आगे जो वर्ब दे रखा है वो आगे एडजेक्टिव दे रखा है, डेट दे रखा है, और हमें चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ वर्ब है ही नहीं तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। अगर दोस्तों मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट दे रखा है और आगे क्या दे रखा है, और हम जानते हैं दोस्तों कि अगला जो सेंटेंस हमारा वो पास्ट में दिया हुआ, तो प्रेजेंट का तो रिक्वायरमेंट हुआ नहीं है क्योंकि आगे पास्ट दे रखा है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन में हमारा दे रखा है अराइविंग, और हमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि व्हेन द डॉक्टर, अगर अराइविंग आता तो यहाँ पहले से हेल्पिंग रखी होती, वॉज रखी होती या वर रखी होती, तब तो हम अराइविंग कर सकते थे, ठीक है। परंतु यहाँ डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं रख सकते, ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन सा आंसर सही हुआ, हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है थर्ड क्वेरी, शी इज नॉन डैश मी इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं इसके फैक्ट की तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इज आया हुआ है ना, और इसके बाद क्या रखा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो कंडीशन हमारी पैसिव की कहलाती है, ठीक है। या इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कभी भी वी के बाद, वी आप जानते होंगे इज एम आर वॉज वर्ब विल बी और शैल बी, ठीक है, कि जब कभी भी वी के बाद दोस्तों वर्ब की तीसरी फॉर्म हो तो वो हमारी पैसिव फॉर्म तो होती है। या इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कभी वी के बाद नॉन आ जाए, इनवाइटेड आ जाए, ऑब्लाइज्ड आ जाए, फोर्स्ड आ जाए, ग्रांटेड आ जाए, ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ पैसिव में वाई को ना लेकर किसको लेती हैं दोस्तों, ये लेती हैं टू को, ठीक है। इनके साथ क्या आता है, टू का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि पैसिव फॉर्म में है तो यहाँ मी से पहले क्या आएगा, हमारा प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि किसकी बात चली है, पैसिव सेंटेंस की बात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन हम वाई को तो लेंगे नहीं क्योंकि नॉन ऐसी वर्ब होती है जो वाई को फॉलो नहीं करती पैसिव में, ठीक है, क्योंकि पैसिव फॉर्म दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन किसको लेंगे, हम टू को लेंगे, ठीक। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं विद की बात करूं दोस्तों तो विद आएगा नहीं क्योंकि साफ साफ कह रखा है कि उसे जाना जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा या मुझसे जाना जाता है, तो हमारा विद तो कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो बाई आता नहीं है किसके साथ, नॉन के साथ, इनवाइट के साथ, ठीक है, इनवाइटेड के साथ, ऑब्लाइज्ड के साथ, मैरिड के साथ,
हम वाई का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉम की तो फ्रॉम भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में क्या देता है टू, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉन के साथ पैसिव फॉर्म में क्या आता है हमारा, टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली तो क्वेरी है, चौथी क्वेरी, ही डैश द क्लॉथ एंड हंग देम अप ऑन द क्लॉथ लाइन। ठीक है, तो अगर दोस्त मैं बात करूं तो वो ये कहना चाह रहा है कि सिंपल पास की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म रखी है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एंड से जब दो क्लोज जोड़े जाते हैं तो ये सेम क्लोज होते हैं, यानी अगर इसके बाद हमारा V2 रखा हुआ है तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इससे पहले भी क्या आना चाहिए, हमारा V2 ही आना चाहिए। तो यहाँ ये तो क्लियर है कि यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। अब चारों ही ऑप्शन हमारे सेकेंड फॉर्म में रखे हुए हैं। ठीक दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन का मतलब हो गया हमारा पिक्ड अप। पिक्ड अप का मतलब क्या होता है, उठाया। पिकअप माने होता है किसी चीज को ऊपर उठाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं केप्ट ऑन की यानी कीप ऑन की, तो इसका मतलब होता है कैरी ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, यानी जारी रखना किसी चीज को। और बिलो अप की बात करूं दोस्तों तो होता है विस्फोट करना। ठीक है, इसका मतलब होता है साफ से, मतलब अगर मैं बात करूं क्लियर अवेगी तो इसका मतलब होता है मतलब एक तरीके से साफ करना या उसको स्पष्ट कर देना। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, और भी इसके कई सारे मीनिंग होते हैं क्लियर आपके। ठीक, तो इसलिए हमारा जो इसके मीनिंग के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, हमारा ए ऑप्शन सही सेट हो रहा है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि उसने कपड़े उठाए और उसे टांग दी, किस पर, अलगनी पे, यानी कपड़ों की जो लाइन होती है उसमें उसको टांग दी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है, पांचवी क्वेरी, आई नो द गर्ल डैश डांस्ड यस्टरडे। एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, डांस लिखा हुआ है, ये छूट गया। सही स्पेलिंग क्या होती है डांस की, DANCED, डांस्ड। ठीक है, तो थोड़ा हो गया ये। ठीक है, स्पेलिंग इसकी लिख लें आप अपनी कॉपी में, DANCED, डांस्ड। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि उस लड़की को जानता हूँ जिसने कल नृत्य किया था। ठीक, अब हमें अच्छी तरह से साफ साफ जाहिर हो गया कि जो वर्ब है डांस, इससे रिक्वायरमेंट हुआ है किसका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को का रिक्वायरमेंट कर रही है। ठीक, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विच का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या में दे रखा है, व्यक्ति में दे रखा है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विच का प्रयोग जनरली वस्तुओं के लिए होता है, या फिर जब सिलेक्शन किया जाता है उस समय हम विच का प्रयोग कर सकते हैं व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो विच तो आएगा नहीं। अगर मैं हुज की बात करूं दोस्तों, तो हुज हमारा पॉसेसिव केस को हटाता है और यहाँ नाउन आगे नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हुज भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो रिक्वायरमेंट हुआ सब्जेक्ट का, और सी में हु जो है काय का काम करेगा, सब्जेक्ट का, वो इसलिए क्योंकि एंटीसीडेंट व्यक्ति है और आगे वर्ब का रिक्वायरमेंट हुआ है, तो यहाँ क्या चाहिए हमारा, हु चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, हु होना चाहिए। डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ दोस्तों, डी ऑप्शन में हमारा हुम दे रखा है जो ऑब्जेक्ट को हटाता है, यानी आगे वर्ब रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, तो किसकी जरूरत है दोस्तों, हमारी हु की, यानी सब्जेक्ट की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है छठी क्वेरी, यू मस्ट डू डैश यू से। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एक रिलेटिव प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट हुआ और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी एंटीसीडेंट नहीं दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में किस रिलेटिव प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट होता है, बोर्ड का रिक्वायरमेंट होता है। हम डेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं दिया हो, विच भी इसलिए कट जाएगा हमारा। ठीक है, होम भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या चाहिए हमारा, वॉट चाहिए, क्योंकि वॉट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। ओके, इसलिए वॉट इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है सातवीं क्वेरी, शी डिड नॉट डैश हर शॉक एट हर सन्स डेथ। ठीक, तो अगर मैं दोस्तों इसके ऑप्शन की बात करूं तो इसका ए ऑप्शन गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं गेट ऑन का मतलब होता है सक्सेस, मतलब सक्सीड, सफल होना, टू गेट विक्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, गो अहेड भी हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, गेट थ्रू दे रखा है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गेट थ्रू का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना, यानी कंप्लीट सम वर्क, या हम कह सकते हैं कि मतलब किसी कार्य को पूरा करना, कंप्लीट समथिंग, किसी चीज को पूरा करना। ओके, अगर मैं दोस्तों बात करूं सी ऑप्शन की, मतलब ये गेट अप होगा, ये गेट ऑन रखा गया, आई थिंक ये गेट अप होगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हमारा, गेट अप, और हम जानते हैं गेट अप का मतलब होता है जागना, टू वेक अप। ठीक है,
सोकर उठना या नींद से जागना भी हम कह सकते हैं। गेट अप होगा दोस्तों, तो सेम ऑप्शन हमारा टाइप है। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ, चौथा ऑप्शन हमारा गेट ओवर। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गेट ओवर का मतलब होता है किसी बुरी मानसिक दशा से उभरना, पीड़ा से उभरना। ठीक है, तो वो साफ साफ कहना चाह रहा है कि वो उभरी नहीं थी अपने शौक से, अपने पुत्र की मृत्यु के शौक से वो उभरी नहीं थी, ये कहना चाह रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही सेट हो गया मीनिंग के आधार पर? हमारा डी ऑप्शन सही सेट हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी, 8वीं क्वेरी। डैश अस माय एल्डर ब्रदर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग डैश ही परचेजेस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो साफ साफ दिख रहा है हमारा कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब से पहले यूज हुआ, और हम जानते हैं कि मेन वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन या नाउन क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा अस है, इससे पहले रिक्वायरमेंट किसका हुआ है? हम अच्छी तरह से जानते हैं, या तो वर्ब आती है किसी प्रीपोजिशन का, तो हम कह सकते हैं सिंपली या तो अस से पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा या फिर क्या आएगा? कोई वर्ब आएगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं हमारा कौन सा सेट होगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, अमंग विच। ठीक है, आगे चाहिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एंटीसीडेंट का हमने रखा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ठीक है, आगे चाहिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन, पहला चाहिए प्रीपोजिशन, क्योंकि 4 ऑप्शन में क्या दे रखा है? हमें प्रीपोजिशन दे रखा है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान के बीच की स्थिति को दिखाने के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। 2 वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, सामान्यता। ठीक है, और अमंग का प्रयोग हम कब करते हैं? कि जब जिस नाउन से पहले हम अमंग का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उस नाउन का प्रयोग दोस्तों हिंदी के बॉडी से होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अमंग की जगह अमंग्स का प्रयोग करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अस को हम कैसे लिखते हैं? छोटे आ से, यानी हिंदी के बॉडी से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसलिए अमंग की जगह क्या आएगा? अमंग्स्ट आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। पहली बात तो अमंग नहीं आएगा, और दूसरी बात रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब एंटीसीडेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन में होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हम बी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो पहली बात तो ए में रिक्वायरमेंट किसका हुआ? प्रीपोजिशन का, और यहाँ दे रखा है पहले पार्ट में कंजंक्शन। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरे में बिटवीन दे रखा है, जबकि यहाँ बात चल रही है अस की, और ऐसी कंडीशन बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मैंने नाम शो कर रखे होते बिटवीन अस, राम एंड श्याम, तो ऐसी कंडीशन हम लगा सकते थे बिटवीन, लेकिन यहाँ नाम आगे शो नहीं कर रखे, तो ये 2 से ज्यादा की बात चल रही है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं सी ऑप्शन की बात करूं, तो सी ऑप्शन है हमारा अमंगस्ट दैट। तो वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही सेट हो रहा है, क्योंकि अस से पहला क्या यूज करेंगे? हम प्रीपोजिशन अमंगस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और आगे एंटीसीडेंट हमारा एवरीथिंग दे रखा है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन में दे रखा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या जाएगा? हमारा दैट आ जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की, तो अमंग दैट दे रखा है, अमंग का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही सेट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है 9वीं क्वेरी। यू हैव नो डैश नॉलेज, सो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सच एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। हमें पता है कि नॉलेज कैसी नाउन है? हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है अब अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो हम एक डिटरमाइनर रखेंगे तो फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्यू जो आता है हमेशा काउंटेबल नाउन से। ठीक है, अब आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल इसकी सीरीज होती है। लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर, जो है ही नहीं, इसलिए इसको हम नेगेटिव मानते हैं। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ना के बराबर लेकिन थोड़ा बहुत, इसलिए इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है सब कुछ जो भी है। ठीक है, जो कुछ भी है वो सारा का सारा। तो बात करें हम आ लिटिल की, तो आ लिटिल इसलिए नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ नो जो है हमारा क्या है काम कर रहा है? नो हमारा यहाँ डिटरमाइनर का काम कर रहा है, नंबरिंग डिटरमाइनर का, इसलिए इसके बाद ना तो हम एनी का प्रयोग करते हैं और ना ही किसी आर्टिकल का। अब यहाँ क्या दे रखा? आ लिटिल आर्टिकल के साथ दे रखा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। और दूसरी बात, अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो इजी क्वेरी सोल्व कर सकते थे ना, जैसे मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, तो ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम किसको उठाएंगे? हम लिटिल को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिटिल हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा कि यू हैव नो लिटिल नॉलेज, यानी तुम्हें ना के बराबर भी ज्ञान नहीं है। सो इसलिए यू आर नॉट एबल, तुम योग्य नहीं है टू सॉल्व सच एन इजी क्वेश्चन, है ना। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही सेट हो गया दोस्तों?
हमारा डी ऑप्शन सही सेट हो गया। सी ऑप्शन इसलिए कट गया दोस्तों, द लिटिल कम इसलिए नहीं यूज होगा हम, क्योंकि नो के बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ना ही ए का, ना एन का, ना दा का, ना एन का, किसी भी हम डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करते, तो सी ऑप्शन में हमारा कट जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें उत्तर नेक्स्ट। इस सेक्शन की अगली क्वेरी है 10वीं क्वेरी। आई स्पेंड द लिटिल मनी डैश माई फादर गेव टू मी लास्ट वीक। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि मैंने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पिता ने पिछले सप्ताह मुझे दिया था। ये सिंपली बोलना चाह रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट हुआ है और ऑप्शन में भी हमारे चारों रिलेटिव प्रोनाउन रहते हुए हैं। ठीक, अब एंटीसीडेंट टाइम में दे रखा द लिटिल मनी में, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब द सेम, द लिटिल, द फ्यू, या इसके साथ साथ दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कॉमन जेंडर, ठीक है, या इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया होता है या फिर पेयर दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विच की तो विच कट जाएगा। अगर यहाँ लिटिल से जुड़ा ना होता तो मनी अनकाउंटेबल मतलब निर्जीव होती, अनकाउंटेबल नाउन होती, तो हम विच का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, निर्जीव का प्रयोग, निर्जीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हाट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंटीसीडेंट दे रखा है, एंटीसीडेंट द लिटिल मनी दे रखा है, इसलिए हमारा व्हाट कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं डेट की बात करूं दोस्तों, तो डेट हमारा सही सेट हो रहा है क्योंकि एंटीसीडेंट टाइम में दे रखा है, द लिटिल मनी में दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या सेट हो रहा है, डेट। ठीक है, तो 99% हमारा डेट सही सेट हो रहा है। अगर हम बात करें होम की दोस्तों, तो होम हमारा यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, पैसे की बात चल रही है। क्या खर्च किया, वो सारा का सारा पैसा जो मेरे पिता ने मुझे पिछले सप्ताह दिया था, इसलिए हमारा होम भी कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं आज प्रीवियस क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेरी में कि इफ यू लेटर यू डैश टू पे अ फाइन। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट होता है, अगर इफ के बाद वाला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है तो कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस होता है या तो वो कंडीशनल का होता है हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ का, यानी दोनों ही हमारे प्रेजेंट में होते हैं, या फिर एविएक्शन हैज रिएक्शन की बात होती है। ठीक है, तो देखो यू के बाद हमारा क्या है, V1 आया, और हम जानते हैं V1 और V5 का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो या तो ये हमारा एविएक्शन हैज रिएक्शन का सेंटेंस हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या होता, जब सदा सत्य रहने वाली बात होती। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं, इसमें ये बोला गया कि अगर तुम मतलब कोई चीज बखेरोगे, लीटर करोगे किसी चीज को, तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, ये बोला है। ठीक है, तो मतलब एक्शन का रिएक्शन दे रखा है, और हम जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन क्या में होता है, हमारा सिंपल फ्यूचर में होता है। ये जरूरी नहीं कि उसे सजा जरूरी दी जाए, ठीक है, बट ऐसी संभावना है, और पॉसिबिलिटी किसको शो करती है, फ्यूचर को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए ऑप्शन है अभी तक सही सेट हो रहा है, क्योंकि विल हैव टू, यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर को शो कर रहा है, क्योंकि विल या शैल किसका प्रतीक होते हैं, सिंपल फ्यूचर का। अगर मैं बात करूं दोस्तों बी ऑप्शन का, तो बी ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले क्या आया हुआ, हमारा सिंपल प्रेजेंट आया हुआ, और वुड हैव की कंडीशन कौन सी वाली होती है, वुड हैव की कंडीशन हमारी होती है जब ये पास्ट में होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। तो मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो किसी मॉडल के बाद हम V2 का प्रयोग नहीं कर सकते, हमेशा मॉडल के बाद V1 का प्रयोग होता है, और हेड क्या होती है हमारी, V2 या V3 होती है। ठीक है, इसलिए कट जाएगी। अगर मैं बात करूं चौथे ऑप्शन की, तो कुड के बाद हैव दे रखा है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कुड के बाद हैव आता है, माइट के बाद हैव आता है, या फिर वुड के बाद हैव आता है, तो हमेशा कॉमे के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में होता है। ठीक है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन द राइट आंसर। आई होप दोस्तों प्रीवियस क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं 10 मिनट का। तो आज के सेशन की आज की क्वेरी है, आई सॉ अ स्नेक क्लाइंबिंग डैश दिस ट्री 2 days ago। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्वेरी ढंग से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद आपको इसका आंसर 100% देना है। आप कोशिश करो, कहीं आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हो, उससे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी आप मुझसे पता कर सकते हो किसी फैक्ट के बारे में, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। तो इसके अगर मैं फैक्ट, पहला ऑप्शन हमारा अपॉन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ऑन टू है, तीसरा अप है, और चौथा ओवर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर सही दे पाओगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो
तो इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर टिल देन एंड हैव फन। बाय।